ग्रेट भेटमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी पुण्यात आहे आणि पुण्यात माझ्या सोबत आहेत बाबा रामदेव। बाबा रामदेव यांची ओळख मी तुम्हाला करून देण्याची गरज नाही। त्यांचं नाव केवळ भारतातच नव्हे तर सगळ्या विश्वामध्ये गाजतंय। योगविद्या विश्वामध्ये आणि विश्वातल्या बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अपार मेहनत केलेली आहे। योगाचं साम्राज्यच उभारलंय। अलीकडे काळ्या पैशाविरुद्धच्या त्यांच्या आंदोलनामुळे ते प्रसिद्धीत आलेले आहेत। ते राजकारणावर बोलत असतात, ते समाजकारणावर बोलतात। बाबा रामदेव सतत बातमीत असतात। पण मला आज जाणून घ्यायचंय हरियाणातल्या एका छोट्याशा गावातला रामकृष्ण यादव बाबा रामदेव कसा झाला। रामदेव बाबांचा हा इतिहास, रामदेव बाबांचा हा सगळा प्रवास मी त्यांना विचारणार आहे। स्वामी जी नमस्ते। प्रणाम। IBN लोकमत में आपका स्वागत। आपने ये समय हमें दिया और मराठी जो दर्शक है उनको आज पहली बार आपकी पूरी जीवनी जो है उसके बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपकी IBN के जितने भी दर्शक हैं सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप अभिनंदन, प्रेम आणि आशीर्वाद। स्वामी जी तुम्ही मराठी बोललात, आमच्या महाराष्ट्रातले सगळे लोग खुश होतील। स्वामी जी मेरा पहला सवाल आपको ये है कि आपने तो पूरे विश्व में योगा के आधार पर साम्राज्य खड़ा किया है। आपके इस कामयाबी का रहस्य क्या है? मैंने कामयाब होने के लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने अपने आप को भगवान का यंत्र मान करके काम किया। यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, साम्राज्य के लिए कभी जिंदगी में सपना ही नहीं देखा। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे सी किसान परिवार में पैदा हुआ है और जो गांव का हर आदमी काम करता है, गाय भैंस का गोबर उठाना, खेत में हल जोतना, फसल बोना और काटना। बल्कि जहाँ मेरा जन्म हुआ जिस गांव में, वो पानी बहुत गहरा है, ऊंडा है, तो एक करीब 200-250 फीट गहरा कुआं भी मैंने खोदा 16 साल की उम्र तक ही। वहाँ से जिंदगी की शुरुआत की और कर्म को मैंने अपना धर्म माना, पूरी प्रामाणिकता के साथ। जिस समय जिस काम को करना था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई में फर्स्ट। जब गुरुकुल में आया तो गुरुकुल में अष्टाध्यायी में, वेद शास्त्र में, फिर योग शास्त्र में, फिर आयुर्वेद शास्त्र में, वहाँ प्रामाणिकता के साथ काम किया। जब अष्टाध्यायी पढ़ता था तो पूरे देश में कंपटीशन हुआ, तो पूरे देश में व्याकरण शास्त्र में सबसे पहला दर्जा लिया। मैं हमेशा बच्चों के बीच में जाता हूँ, इस वाक्य को हमेशा बोलता हूँ कि भगवान ने हमको प्रथम होने की शक्ति दी है और हम प्रथम हो सकते हैं। हमें खुद भी प्रथम बनना है और अपने देश को भी विश्व का प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना। आज 204 देशों में भारत चौथे स्थान पर है और हम इसको 5-10 सालों में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति के रूप में, भारत को महाशक्ति के रूप में हम खड़ा करें। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, आपके पहले ही योगा पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग थे, आपके बाद भी है, लेकिन आपने योग विद्या को गांवों गांवों में पहुंचा दिया। आपने योग विद्या को बहुजन समाज तक पहुंचा दिया। ये आपने कैसे किया? भी मैंने एक आम आदमी की तरह काम किया। मैं अभी भी सुबह, दोपहर, शाम जब सभाएं लेता हूं, उसके अतिरिक्त बैठ करके यही सोचता हूं कि आम आदमी किस भाषा को समझता है। तो आम आदमी की भाषा और वो जिस तरह से समझता है, मैं वैसे अपनी बात को प्रेजेंट करता हूं। मैं साइंटिफिकली अपनी बात को बोलता हूं, हर एक चीज को प्रमाण तथ्य के आधार पर बात कहता हूं। लेकिन आम आदमी कैसे समझता? तो मैंने आम आदमी को देखा, आम आदमी को योग कैसे समझ में आता है। उसको बीपी है, उसको शुगर है, उसको थायराइड है, उसको आँख की प्रॉब्लम है, उसको कैंसर है, उसको कोई ना कोई शरीर की बीमारी, उसको स्ट्रेस है। तो इसका तो इलाज ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी। थायराइड एक बार हो जाए, बीपी एक बार हो जाए, और स्ट्रेस का तो कोई इलाज ही नहीं। बाकी बीमारियों का तो मेंटेन तो कर लेते मेडिसिन से, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। तो मैंने पहले क्या हुआ, दरअसल यदि आप इसको जो है संसार की भाषा में ब्रेकिंग पॉइंट यदि कहें तो ऐसा था कि हम प्राणायाम को, कपालभाति को ऐसे बहुत तेज गति से करते थे। हम ऐसे आधा घंटा करीब 2000 बार ऐसे करते थे। इसको भी ऐसे तेज करते थे।
तो हम कुंडलिनी जागरण के लिए करवा रहे थे इसको, अपने भी लिए कि हम तो ब्रह्मचारी हैं तो हमें तो कुंडलिनी जागरण करना है, ऊर्ध्वरेता बनना है और मुक्त होना है। हुआ क्या कि हमने जिनको करवाया उनकी कुंडलिनी तो जगी या नहीं जगी वो तो एक दूसरा सब्जेक्ट है। बोले बाबा जी ये करके हमारी तो शुगर ठीक होगी, दूसरा बोला मेरा थायराइड ठीक हो गया, तीसरा बोला मेरा तो हेपेटाइटिस ठीक हो गया, चौथा बोले मेरी तो किडनी ठीक होगी, पांचवा बोला मेरा तो चश्मा गायब हो गया, छठा बोला मेरे तो जो है बाल जो झड़े हुए थे वो आ गए। तो हमने देखा अरे ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो फिर लोगों को बताएं कि भाई देखो ये तुम्हारे फायदे की चीज है, तुमको यदि इससे फायदा उठाना है तो कर लो। तो आदमी लाभ को देख करके काम करता है, चाहे वो सामाजिक लाभ हो, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, चाहे आरोग्य लाभ हो। स्वामी जी बहुत बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं। आपके पहले जो योगा के टीचर्स थे, योग शिक्षक थे, उन्होंने योग को अध्यात्म के साथ जोड़ा था, आपने योग को आरोग्य के साथ जोड़ा, ऐसा कहा जा सकता है क्या? पहले मैं ध्यान समाधि की ज्यादा बात नहीं करता था, पहले मैंने 99% व्याधि की ही बात की। समाधि किसको चाहिए और समाधि की समझ ही नहीं थी लोगों आपने सैकड़ों लोगों की व्याधियां दूर की है स्वामी जी। बहुत लोग हमें बताते हैं कि मुझे ये ऐसी बीमारी थी, ये ठीक हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया। तो क्या लगता है आपको, योग ये सबसे बड़ी दवा है इन बीमारियों पर? योग रोगियों के लिए एक चिकित्सा पद्धति है। योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। इसलिए हम व्याधि से शुरू करके समाधि तक जाते हैं। इसको एक चिकित्सा पद्धति, एक जीवन पद्धति और एक साधना पद्धति के रूप में, तो 3 एस्पेक्ट्स है इसके, और इसी रूप में मैंने उसको लोगों के सामने रखा। इसलिए सबसे पहले बीमार योग करते थे, फिर स्वस्थ भी करने लगे। फिर मैं जवानों से बोलता हूं कि एक एक व्यक्ति के भीतर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर करोड़ों करोड़ व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाए तो योग करो, उससे आपको अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। हमने गाता हुआ योग, नाचता हुआ योग, बोलता हुआ योग, हंसता हुआ योग। नहीं तो योगी पहले बोलते ही नहीं थे, योगी से मौन है, योगी तो कभी मुस्कुराते ही नहीं थे। और योगी आम आदमी भी नहीं जाते थे, आप तो गांव गांव में चले गए, आप आम आदमी से मिलने लगे, आप गरीबों से मिलने लगे। योग अमीरों का शौक नहीं रहा, गरीबों तक पहुंचा। यह आपकी सबसे बड़ी आपका सबसे बड़ा योगदान है। अब आप मुझे श्रेय दे रहे हैं निखिल भाई, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार करता हूं इस बात के लिए। लेकिन जो है, मैंने कल अपनी गाड़ी की मैंने कहा भाई कितनी माइलेज होगी, तो बोले जी 1,72,000 किलोमीटर। ये तो अभी की यात्रा है 2 सालों की। जो मेरे 20 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है उसमें तो मुझे लगता है करीब मैंने 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की होगी। 16 साल की उम्र के बाद से लेकर के आज तक एक दिन भी विश्राम नहीं किया, सिंगल डे, नो रेस्ट, नो हॉलीडे। एक दिन भी विश्राम नहीं एक किया? दिन भी विश्राम मैंने तो नहीं सुना है आप सुबह 3 बजे उठते हैं। हाँ, कैसे है आपकी दिनचर्या, कैसे है? मैं रात को कोशिश करता हूँ 10 बजे सोने को मिल जाए। अब लेकिन आजकल तो टीवी पर 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, तो आप नहीं सोते हैं 10 बजे। मैंने कहा कोशिश करता हूँ 10 बजे सो जाऊं, क्योंकि मुझे लास्ट 3:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा मुझे अपनी दिनचर्या करने के लिए चाहिए। मुझे 4:45 बजे तो अपने जो है सेवा के लिए पहुंचना ही पड़ता है। विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी सैलरी, आई एम वर्किंग 365 डेज एंड मैं बिफोर टाइम जाता हूं। मेरी लाइफ में मैं शायद इन 20 वर्षों में 20 बार भी लेट नहीं हुआ हूं। मैंने सुना है, मैंने ये कहानी पढ़ी है कि बचपन में जब आप 8 साल थे, 9 साल के थे, तब आपको कुछ बीमारी हो गई। उस बीमारी पर विजय पाने के लिए आपने योगा पढ़ना शुरू किया, सच है क्या? नहीं, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मेरे बाएं आंख पर और थोड़ा असर है उसका, कोई भी देख सकता है। पैरालिसिस हुआ था? पूरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस हुआ था, और बहुत छोटा था मैं उस समय। और गाँव में अंधविश्वास इतना ज़्यादा था कि इंजेक्शन और गोली तो कुछ देते ही नहीं थे, और मुझे लगता है इसका कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। फिर बचपन में मेरा पेट बहुत मोटा था, घुटने में चलता था तो मेरे घुटने मिलते थे, शरीर बहुत कमज़ोर था, ये सब थे। और फिर मुझे लगता था मुझे भी बलवान बनना है, तो लगभग 9 साल की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था। तो पहले मैं आसन ही करता था।
आज जो मैं बोलता हूँ ना बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन करना चाहिए, तो वो आसन मैं बचपन से करता था। तो पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन। फिर मेरे घुटने मिलते थे तो मुझे नहीं पता मैं कैसे ठीक हो, तो फिर बाद में उसके ऊपर मैंने सर्च किया तो फिर गरुड़ासन करता था तो मेरे घुटने मिलने बंद हो गए। पद्मासन लेकिन आपको ये पढ़ाया किसने? सत्य बात तो यह है कि ज्यादातर तो मैंने पुस्तकों से पढ़ा। फिर तो आपकी साधना भी एकलव्य जैसी थी? हाँ, कह सकते हैं। कोई गुरु नहीं था? शुरू में कोई गुरु नहीं था, और उसके बाद भी फिर ये जो आज प्राणायाम का हमने पैकेज बनाया, भस्त्रिका, कपालभाति, इस ऑर्डर में अब पूरी दुनिया में प्राणायाम होने लगा। दुनिया के 204 देशों में कोई देश बाकी नहीं रहा। तो ये जो प्राणायाम का जो सीक्वेंस है, प्राणायाम का जो टाइमिंग है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ शास्त्र में। पहले योग के नाम पर 99% पोस्चर आसन सिखाते थे। ज्ञानी की दृष्टि से कहेंगे कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है, हमने इसका एक तो मेथड सेट किया उसका कि किस मेथड से करे, कोई कैसे कर रहा था, कोई कैसे प्राणायाम कर रहा था, फिर इसका टाइमिंग सेट किया। और इतनी देर करने से क्या लाभ होता है? किसी प्राणायाम की पुस्तक में आज तक नहीं लिखा था कि प्राणायाम करने से थायराइड ठीक होगा। ये तो योग की किसी भी बुक में नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं था। तो आपने ये डेवलप किया है। तो ये जो चीजें हमारे सामने आई, तब हमने प्राणायाम की पुस्तक लिखी और उसमें हमने कहा और उसका साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, किसी थायराइड कैसे ठीक होता है, इसे बीपी कैसे ठीक होता है। तो ये चीजें ऐसे बस। स्वामी जी, लेकिन मुझे वापस बचपन में जाना है आपके, क्योंकि मुझे ये समझना है, एक गरीब के घर बच्चा पैदा होता है जिसको पैरालिसिस की बीमारी है, वो योगा पढ़ने लगता है। आपको किसी ने तो बताया होगा, कहीं तो आपने पढ़ा होगा, कैसे हो गए? मैं ऐसा मानता हूँ निखिल, ये सब संस्कारों का खेल है। यदि मैं उस आम घर में पैदा ना होता तो उस आम आदमी की पीड़ा मेरे अंदर कभी नहीं पैदा होती, क्योंकि मैंने उसको पीड़ा को, उस दर्द को, उस अपमान को, उस बेबसी को, उस लाचारी को देखा नहीं है, मैंने उसको जिया है। हमने तो कभी बचपन में तो रजाई देखी ही नहीं थी, स्वेटर तो कभी पहनी ही नहीं। मैं ये जो रबर होता है ना, टायर वाला रबर, उसकी चप्पल पहनता था। मैंने कहा ये चप्पल जो है 2-3 साल चलती है, घिसती नहीं है। जैसे मैं बचपन में था तो मैं कह रहा था, पालने में मुझे ऐसा लगता था मुझे सन्यासी बनना है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि सन्यासी बनना है। तो फिर लेकिन आपको क्यों सन्यासी बनना था? मुझे ऐसे ही लगा। हाँ, क्योंकि गांव में सन्यासी तो देखता था मैं, तो एक सन्यासी को देखता था, मुझे सन्यासी बनना। अब सन्यासी क्या करेगा मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगता था मुझे लेक्चरर और प्रोफेसर बनना है। फिर मैं गुरुकुल में आचार्य रहा तो मैं लेक्चरर प्रोफेसर बन गया। फिर मुझे लगता था फिर बड़ा हुआ तो मैंने कहा मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, लेकिन मैं खड़ाऊ पहनूंगा। अब खड़ाऊ पहनना बच्चे को कुछ ऐसे ही नहीं होता है। तो ऐसे बस यात्रा आगे बढ़ती गई। इसके आगे आप गुरुकुल में गए, कांगड़ा विश्वविद्यालय में गए। कांगड़ी विश्वविद्यालय में तो मैं बहुत बाद में लेक्चर आदि के लिए जाता रहा। पढ़ा मैं गुरुकुल खानपुर और गुरुकुल कालवा। आचार्य पूज्य प्रद्युम्न जी और पूज्य आचार्य बलदेव जी, ये 2 मेरे शिक्षा गुरु। क्या देखा वहां आपने, क्या पढ़ा? दरअसल पहली बात तो ये कि मैं घर से निकला तो मुझे लगा मुझे घर से बहुत दूर जाना है, नहीं तो घर वाले मुझे गुरुकुल में नहीं पढ़ने देंगे। क्योंकि उस समय जब मैं घर से बाहर निकला था तो ये था गुरुकुल में गया और बाबा जी बन जाएगा। तो मैं सोचता था मैं बहुत दूर रहूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे कोई, जैसे अब तो मुझे सबके प्रति करुणा ममता आती, उस समय मैं इतना निष्ठुर था, इतना ये कह सकते कि कठोर था। मुझे ये लगता था ये मोह क्या होता है, ये माया क्या होती है। अब तो सबके प्रति करुणा आती है, मुझे लगता है ये प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, वात्सल्य क्या होता है, मुझे पता लगता है। तो उस समय जब मेरी माँ रोती थी तो मैं सोचती थी क्यों रोती है। जब मुझे 9 दिन के बाद में उनको मिल गया था तो उसका आंचल पूरा भीना हो गया और मैं उनको चकमा देके फिर भाग आया। अच्छा, भाग के गुरुकुल गए? पीछे से छिप करके गुरुकुल गया, ऐसे राजी राजी थोड़ी भेजा। फिर वापस पिताजी ढूंढ के लिए आए। तो मैं पहले निकला तो हरिद्वार के लिए निकला। तो हरिद्वार तो कई सौ किलोमीटर दूर था, 400-500 किलोमीटर दूर था। तो वहां मुझे कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिला। तो फिर ऐसे घूमते भटकते फिरते फिर वापस जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसी के करीब 25-30 किलोमीटर जो दूर एक गुरुकुल था, वहां आ गया। वहां हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा हम तो देखो तुम्हारे माँ बाप की अनुमति के बिना तुमको नहीं रखेंगे। बहुत उस समय भी बहुत भटका मैं, कहीं गया तो किसी ने कह दिया, उस समय मेरी थोड़ी सी दाढ़ी मूछ आ गई थी हल्की सी। तो एक ने बोला हम तो 5वीं क्लास बच्चे को रखते हैं। मैं 8वीं पास करके गया था, 9वीं में पढ़ रहा था। तो दूसरे गुरुजी बोले हम तो 10वीं पास को रखते हैं या BA-MA पास को रखते हैं। तो एक ने बोल दिया ओवर एज हो, एक ने बोल दिया अंडर एज हो। तो हम तो अनफिट हो गए। मैंने कहा ये बड़ी मुसीबत है। तो फिर पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी के पास आए। मैंने कहा महाराज मुझे तो ऋषियों की शिक्षा पद्धति से पढ़ना, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था। मेकाले की शिक्षा पद्धति से महर्षि दयानंद को पढ़ने के बाद मुझे घृणा हो गई थी कि ये तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। तो फिर बस वहाँ आ गया और गुरुकुल में
पहले ऐसे मैंने सोचा था कि गुरुजी मिलेंगे, सफेद सफेद दाढ़ी होगी, ऐसे ऋषि मुनि होंगे, तो वहाँ तो हमारे गुरुजी बहुत बलवान थे, पहलवान थे, तो कार रोकते थे, सरिया तोड़ते थे, बहुत मैंने मेरे से करीब 4-5 गुना वो भी शक्तिशाली थे। तो वहाँ से फिर, लेकिन बस फिर वहाँ से मेरे जीवन का प्रवाह मुड़ गया अनंत के लिए। लेकिन मैंने ऐसे भी सुना है कि इसी गुरुकुल में आपका क्रांतिकारी इतिहास के साथ भी संबंध आया, क्या था वो इतिहास? फिर यहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैं जब हिमालय गया, गंगोत्री, फिर वहाँ रहा, वहाँ गुफा में रहा, तो गुरुकुल में तो फिर वो 2-2 किलो दूध पीना, दंड बैठक 500 दंड बैठक लगाता था। अभी तो मैं रोज? हाँ, और अभी मैं लगाता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी कितनी कठिन कठिन क्रियाएं कर रहे हैं। मेरे लिए तो सामान्य है, क्योंकि मैं तो उसको बचपन से कर रहा हूँ। तो गुरुकुल में 2-2 किलो दूध पीना और घी खाना, ये सब, तो सब हमने संकल्प ले लिया कि अब भिक्षा ही पर जीना है। तो फिर वहाँ भिक्षाटन करते थे। ऐसे बीहड़ जंगल में एक छोटी सी गुफा, हिमालय में? हाँ, बीहड़ जंगल में थी वो, 4 किलोमीटर दूर से पानी आता था वहाँ, तो उसमें रहते थे मस्त अकेले। रात में वहाँ शेर भालू ऐसे आते थे, तो कभी ऐसे डर नहीं लगा। और वहाँ जिस गुफा में मैं रहता था, तो वहाँ बिच्छू और ये सब तो सामान्य बात है, और सांप भी आ जाए तो अब जो है कोई वहाँ अचरज की बात नहीं। खैर, फिर जब हम वापस हरिद्वार आए, तो उस समय कृपालु बाग आश्रम, जो हमारे स्वामी कृपालु देव जी महाराज थे, उनके सब क्रांतिकारियों के जो है, रास बिहारी बोस ने जब असेंबली बम कांड किया तो वहीं आकर के ठहरे थे, तो सारे क्रांतिकारी वहाँ आकर के ठहरते थे। बचपन से मैं क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित हूँ। महात्मा गांधी का मैं बहुत आलोचक रहा हूँ, कहने में कोई आपत्ति नहीं। गांधी जी को नहीं मानते? आलोचक रहा था, अभी नहीं हो? अब नहीं। और उस समय तो इतना खतरनाक आलोचक था, मैंने कहा आजादी मिली है तो केवल क्रांतिकारियों के बलिदान के बदले से मिली है, महात्मा गांधी जी को तो मोहरा बना दिया गया, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अब महात्मा गांधी का जो ग्राम निर्माण और जो स्वदेशी का, मैं तो इसमें जीता हूँ अब तो खैर वो एक दौर था। तो वहाँ से एक नया मोड़ आया जिंदगी में। तो बस अब मैं राष्ट्र धर्म और अध्यात्म धर्म, ये दोनों समान रूप से सम्माननीय है। अध्यात्म तो आपने समझ लिया, आपने क्रांतिकारी संस्कार भी पा लिए। आगे चलकर आपने जो किया, योगा के साथ साथ, आयुर्वेद के साथ साथ आपने मार्केटिंग भी समझ लिया। जैसे कि 2003 में आस्था नाम का चैनल पहली बार देश में, ऐसा किसी ने नहीं किया था, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे। और आज हमें जो बाबा रामदेव दिख रहे हैं, उसमें आस्था का हाथ कितना है, आस्था का योगदान कितना है? पहली बार मेरे पास आस्था और संस्कार के कुछ प्रतिनिधि गए। उन्होंने ढूंढा होगा कि पढ़ा लिखा बाबा कौन है। तो हम तो आचार्य थे उस समय, आचार्य रामदेव, स्वामी रामदेव तो मैं बाद में बना। तो मेरे लिए टीवी तो बहुत आगे की दुनिया। मैंने कभी जिंदगी में अखबार नहीं पढ़ा। अखबार भी नहीं पढ़ा था आपने? गुरुकुल में अखबार के तो हम दुश्मन थे। मैंने कहा अखबार पढ़ने वाले बकवास होते हैं, हमको तो वेद शास्त्र पढ़ना है। टीवी कभी देखना दूर, टीवी हमारे आश्रम में ही नहीं था। और पिक्चर मैंने कभी देखी ही नहीं। लोग बोलते थे पिक्चर देखना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। तो मैं बोलता था जिंदगी में कुछ बन करके दिखाओ, दुनिया हमको देखे। तो खैर, गुरुकुल में खाली एक चीज अलाउ थी, 8 बजे ये आकाशवाणी दिल्ली है, और वहां से वो समाचार 15 मिनट के सुनाए जाते थे रात को एक बार, बस इतना। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई फोटो खींचता था तो हम ऐसे कर लेते थे। वो अभी आचार्य बालकृष्ण जी को हमारे फोटो का बड़ा शौक था, वो अभी भी उन्होंने संभाल के रखे हुए। तो एक ये आश्रम में जब कनखल में हम आ गए तो वहां ये टीवी देखने लग गए सब लोग। तो मैंने वो एक दिन ये जब भी देखो तब टीवी खोल के बैठे, मैंने वो टीवी उठा करके और नदी में फेंक दिया। टीवी उठा करके नदी में फेंक दिया आपने? मैंने कहा डब्बे के सामने बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो सब। तो मैं तो एक तरह से बिल्कुल जंगली आदमी था, एकदम कहते हैं ठेठ देसी, खूंटा ठोक, अंगूठा टेक नहीं खूंटा ठोक। मैंने मुझे जो पसंद आ गया मैं वही करता था। तो टीवी के ऊपर बोलना, जब मैं शुरू में, अब टीवी में शुरू में बोलते थे तो हमारे पास तो कोई क्राउड भी नहीं था।
तो टीवी पर हमें ऐसे ही मतलब सिंगल कैमरे पर बोलना होता था। तो मेरे पास आए तो उनको ये पता था कि भाई इनको वेद शास्त्र का, आयुर्वेद का और जड़ी बूटियों का ज्ञान है। तो हमसे बोलते थे आप जड़ी बूटियों के बारे में बोलो, आप इसके बारे में बोलो। तो मैंने कहा भाई हम बोल तो देंगे। तो बोलते थे इसके दिखाने के लिए पैसे लगेंगे। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है दिखाने के लिए। तो जो है मैंने कहा भाई देखो हमारे पास ज्ञान है, वो और कुछ नहीं। पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। तो बोले नहीं आप जो है आप बोलो। तो जब हमने बोलना शुरू किया तो शुरू में जब हम ऐसे कैमरे के सामने बोलते थे ऐसे, तो ऐसे आंखें होती थी हमारी, क्योंकि वो कैमरे को कैसे फेस करना है। आज तो जो है मैं शूटिंग की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मीडिया समझने वाला मीडिया सेवी स्वामी है, ऐसा कहते हैं आपको विदेश के लोग। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया, मैंने किसी से ट्रेनिंग लिया। तो मैं ऐसा बोलता हूँ जो काम करो ना पूरे खो करके करो। तो अब मैंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कैमरे पर कैसे बोला जाता है, तो मैं बोलने लगा। टीवी सेवी हो गए। फिर उसके बाद में मीडिया। तो मेरा कहने का मतलब है वक्त के साथ जैसा भगवान मुझे दायित्व देते गए मैं उसको करता गया। मुझे अखबार में मुझे याद है जब मैं सामाजिक जीवन में आया तो मैं अखबार पढ़ता था, तो दिखता था ये अखबारों में ये हेडलाइन क्या होती है, ये हेडलाइन कैसे बनती है, अखबार में फोटो क्यों छपते हैं। तो फिर मैंने कहा ये पता नहीं क्या चक्कर है, हमको मीडिया पता ही नहीं था क्या है। फिर शुरू में हम कार्यक्रम करते थे तो अपना प्रेस रिलीज में खुद बना करके भेजता था। उसके बाद तो मैंने अखबारों में लेख भी लिखे अपने, तो मैं एक पत्रकार की भूमिका में भी आया। फिर सभी टीवी चैनल हों, फिर तो बस मुझे भी नहीं पता लगा क्या हो रहा है। आपका जो साम्राज्य है पूरी तरह से वो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखो किसी भी इंडस्ट्रियल एम्पायर जैसा ही ये साम्राज्य, ये आध्यात्मिक एम्पायर है, ये योगा का एम्पायर है। क्या लगता है आपको मैनेजमेंट के जो तत्व है उनके अनुसार ही इसको मैनेज करना चाहिए? आपके पास फुल टाइम स्टाफ है, लोग बोलते हैं स्वामी जी के पास करोड़ों रुपए है। मैंने देखा आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें भी इतना रेवेन्यू है, करोड़ों का रेवेन्यू है। ये पैसे कहां से आते हैं, ये मैनेज कैसे होता है? देखो पहली बात तो हमारे पास कोई रिजर्व नहीं रखता। सेवा, साम्राज्य, सेवा जो हमें मिला, करोड़ों रुपए दिया लोगों ने। आज भी अभी भी आज सुबह मीरा बहन उसने अपना 5 से 10 करोड़ रुपए का उसका प्रॉपर्टी होगा वो सब दान कर दिया उसने। और ये तो सब लोगों से मैंने लिया नहीं तो अभी तक मेरे पास में कम से कम कई लाख एकड़ जमीन होती। विदेशों में मुझे लाखों एकड़ जमीन देने के ऑफर आए, अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर, तमाम जगह। तो मैंने कहा भाई देखो मैंने सुना है स्कॉटलैंड में किसी ने 100 एकड़ जमीन दिया आपको। दी है ना। मैं कहता हूँ 100 एकड़ क्यों, मैं कहा लाख एकड़ से भी ज्यादा के ऑफर थे मेरे पास और अभी भी देने के लिए तैयार है। मैं लेता नहीं है दरअसल, मैं कहता हूँ देखो उतना ही रखो जितना को हम संभाल सके और वहां सेवा कर सके। यहाँ हिंदुस्तान में भी कितने लोग हैं जो अपना वारिस मुझे या संस्थान को बना करके चले गए। तो मैं आपको इतनी सी बात कहता हूँ, हमने स्पिरिचुअल मैनेजमेंट किया। देखो हम तो मैनेजमेंट के आदमी नहीं, हमने कोई एमबीए तो किया नहीं। मैं एमबीए वालों को पढ़ा सकता हूँ। हाँ, वही मैं कहने वाला था, आपने एमबीए किया नहीं है लेकिन आप एमबीए के मास्टर हैं। देखो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, हम वेद शास्त्र के व्यक्ति हैं। हमने तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता हमको तो पता नहीं। आज हमारे यहाँ लगभग कम से कम भी नहीं होगा तो करीब 50 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा। 50 लाख स्क्वायर फीट का आश्रम में आपके सारा, ये तो पतंजलि योग पीठ है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, योगाग्राम है, योग आयुर्वेद का सारा काम है। आज सीबीआई, ईडी, गवर्नमेंट के सारे पीछे लगे हुए, लेकिन उनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा। क्यों? तो आज हमारे पास में करीब 5000 लोग वहां काम करते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं देश भर में। 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे देश में प्यार करते हैं और दुनिया के 204 देश वहां मुझे बुलाना चाहते हैं। सारी व्यवस्था विधान भगवान का है और मैं तो एक कार्यपालक हूं, एक ट्रस्टी हूं। मैं आज भी यही 2 कपड़े पहनता हूं और योगाभ्यास करते समय तो इनकी भी जरूरत नहीं, मैं तो लंगोटी में रह सकता हूं। लेकिन स्वामी जी सरकार को फर्क पड़ता है क्योंकि सरकार आपको पर जो आरोप लगा रही है हमेशा, वो कहते हैं स्वामी जी के पास धन है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप मैं कहता हूं ये देखो 1 रुपए तो बेईमानी का बताए ना,
कि स्वामी रामदेव ने 1 रुपए की बेईमानी आज की। तक खोज के निकाल नहीं सके वो लोग। आज तक खोज के नहीं निकाल सके, ना निकाल पाएंगे। देखो, ना किसी की चोरी की, ना किसी की छोरी छेड़ी, 2 ये बड़े आरोप होते आदमी के। तो आप सरकार से डरते नहीं है? क्यों डरूं सरकार से? मैंने कौन सा गलत काम किया? सरकार डरे, डरना हो उसको डरे, हम क्यों डरे सरकार से? हमने कौन सा गलत काम किया, कौन सा पाप किया? सारे तो काम कर लिए सरकार ने, हमें मारने तक का षड्यंत्र कर लिया, उसमें वो कामयाब हुए नहीं। और अब हमने आपका कहना है आपको मारने का षड्यंत्र रामलीला मैदान में जो था उनका षड्यंत्र, वो कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की वहां लाशें बिछाने का षड्यंत्र था। और यदि वहां पर 100 लोग भी मर जाते तो फिर ये आंदोलन कभी खड़ा नहीं होता। वो फायरिंग करना चाहते थे? फायरिंग नहीं, बहुत कुछ करना चाहते थे वो। तो फिर हमने कहा कि अब इस समय वो शिवाजी महाराज का भी, सभी महापुरुषों का रहा कि जब देखो कि अब स्थिति जो है अनुकूल नहीं है तो 2 कदम पीछे हट जाओ। इसलिए जो बोलते हैं बाबा भगोड़ा हो गया, मतलब ये तो इनका हत्या का षड्यंत्र का साजिश था। ये तो चाहते थे कि बाबा मर जाता तो अच्छा रहता। तो अब हम कहते हैं कि अब यदि हमें मरना है तो हम आज तैयार हैं। स्वामी जी, सरकार आपके खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार कर रही है। कुछ कांग्रेस के नेता तो ऐसा कह रहे हैं कि स्वामी जी अगर इतने निर्भय है, देखो ऐसा तो वहां डटे रहते। देखो, मैं एक वही बात कर रहा हूं आपको निखिल भाई, उनके आज देश जानता है। आपको मारने का कट था इसलिए आप वहां से चले गए? देखिए 100% मैं कुछ चीजें बचा के रखे हुए हूं लोकसभा चुनाव के लिए। 2004 में आप ये पर्दाफाश करने वाले? 2014 में या 2014 में, माफ कीजिए। हम लोकसभा चुनाव से पहले ये भी बताएंगे, हमने कहीं कहा नहीं था आपको, अब IBN लोकपथ पर हम जो लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए इसलिए कह रहे हैं कि हम ये भी बताएंगे कि सरकार ने हमको बहुत बड़ा ऑफर किया था पैसा देने का कि आप स्वामी जी अपने काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वापस ले लो, आपको जितना पैसा चाहिए वो हम देंगे। वो भी हम आपको बताएंगे, ऑफिसर के नाम के साथ, मिनिस्टर के नाम के साथ बताएंगे। लेकिन अब बताएंगे तो बात रुल जाएगी, घुल जाएगी। तो जब तंत्र पर बात होगी पूरी प्रामाणिकता के साथ कहेंगे। स्वामी जी, पूरे देश को मालूम है आपके साथ चर्चा कौन कर रहे थे। आप कह रहे मंत्री ने ऑफर दी थी, आपके साथ चर्चा तो कपिल सिब्बल कर रहे थे। मेरा सवाल ये, एक पत्रकार को पूछना चाहिए, क्या ये ऑफर आपको कपिल सिब्बल ने दी थी? अरे वो अब फिर वो अभी आगे बात आएगी तब बहुत बातें होंगी, तो आप बोलेंगे पूरा, लेकिन आप सिब्बल के नाम का इनकार तो नहीं कर रहे? नहीं, वो प्रक्रिया अलग है, वो 4 जून से पहले की प्रक्रिया है। स्वामी रामदेव के लिए वो चीज बनी ही नहीं है जो खरीद सके उसको। निखिल भाई, यह अंतिम चांस है उसके लिए, सरकार के लिए। हाँ, कि एक अंतिम मौका है कि वो अपने आप को सच साबित करे। एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, काले धन को वापस लाने की जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जो इसका प्रोसीजर है, उसको राष्ट्रीय संपत्ति पहली बात तो घोषित क्यों नहीं करती? क्या इसलिए कि विदेशों में काला धन जो वो सरकार के लोगों का है या सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों का है? आपत्ति क्यों है उसको? जब सारी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी बात हुई है, कांग्रेस ने भी शुरू में कहा था हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति नहीं है, फिर इसको वापस लाने के लिए चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मॉनिटरिंग एक्ट के तहत एक जनरल प्रोफेसर FIR दर्ज करने के बाद, वो फाइनेंस जो है वो बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन की बात हो, वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनस के तहत कार्रवाई की बात हो, UNCAC की जितने भी प्रोविजंस हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये काले धन चाहे वो बाहर से लाने की बात हो, उसका जो प्रोसीजर, अब तो ये तो सब कहने काला धन आना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्यों नहीं अपनाती है सरकार? मेरे से एक ने पूछा कि आप क्या कहेंगे, मैंने कहा सभी राजनीतिक पार्टियों से तो हम सहमति लेंगे, लेकिन कांग्रेस से हम सहमति नहीं लेना चाहेंगे, उससे कहेंगे कार्रवाई करो, क्योंकि उनको तो राइट है। एक ने मेरे से पूछा आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मैंने कहा बहुत लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो बोला राहुल गांधी। मैंने कहा राहुल गांधी की मैं इज्जत करता हूं, हम किसी की राजनीतिक विरासत छीनने नहीं आए, लेकिन यदि वो आज वो काला धन नहीं लेकर के आ रहे, आज तो सरकार वही चला रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एक जो है, आपको लगता है काले धन के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है? आज मनमोहन सिंह जी एक प्रधानमंत्री के रूप में मुखौटा है मात्र, पीछे से सत्ता तो वही चला रहे हैं ना, माता जी और बेटा जी। तो आज वो नहीं लेकर के आ रहे हैं माँ बेटे, तो वो गुनहगार भी होंगे और जिम्मेदार तो होंगे ही होंगे। दूसरी बात, देश की इंटरनल इकोनॉमी भी तो करीब पैरेलल ब्लैक मनी, हमारे 200 लाख रुपए की अर्थव्यवस्था, ये हमारे देश के लोगों को ही नहीं पता है। अरे 204 देशों में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था इसीलिए है भारत। ये मैं नहीं कह रही तो वर्ल्ड बैंक और जो है IMF के आंकड़े हैं, इसको कैसे डिनाई कर सकते हो आप? तो सभी भारत के अर्थशास्त्री मानते हैं भारत की इकोनॉमी में पैरेलल ब्लैक मनी है, और ये 5 बड़े स्रोत हैं, इलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट, फिर ड्रग
जितने बीड़ी सिगरेट शराब जी जितने भी ये ड्रग कंपनी है जितने भी हैं, फिर इसके बाद में एजुकेशन, इसको तो महाराष्ट्र कर्नाटक से ज्यादा बेहतर कौन समझता है। सब कैश में ही वो डोनेशन लिया जाता है 10-20 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का। ये जो काला धन है, आपने इतना सारा स्टडी किया है, अध्ययन किया है, तो ये काला धन जो है किसका है? हमारे देश के राजनेताओं का है, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स का है, किसका है? आपको ये तो मालूम होगा। देखो ये एकदम साफ है, एक गांव के गरीब के आम आदमी का नहीं, गांव के गरीब के आदमी के तो पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, जमा कहां कराएगा उसका नहीं है, उसका नहीं है। तो ये 3 लोग हैं इसके अंदर, करप्ट कॉर्पोरेट, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड करप्ट पॉलिटिशियन। राजनेता, उद्योजक और नौकरशाही। भ्रष्ट जोड़ दो उसके आगे। हाँ, भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नहीं हो तो काला पैसा कहां से आएगा? वो तो जमा नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये बड़ा कुचक्र है। इसलिए इस आंदोलन, ये जो लोकपाल का आंदोलन है ना, वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा लोकपाल बनना चाहिए। मैं तो पहले दिन से उसका समर्थक हूं और पहला लोकपाल का ड्राफ्ट हमने अपने सिग्नेचर से दिया था और अभी तक हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और आगे कहना चाहता हूं। सवाल पूछता हूं आपको रोक के। लोकपाल का नाम आपने लिया है, आप जंतर मंतर पर गए थे अप्रैल में, लेकिन बाद में लोग ये पूछ रहे, आपके जो समर्थक है वो भी पूछ रहे, आप अभी अन्ना हजारे के साथ क्यों नहीं है? ऐसा देखिए, साथ होने का मतलब कोई साथ साथ घूमना थोड़ी। साथ होने तो एक मुद्दे की बात है ना। यहां कोई किसी की शादी विवाह थोड़ी हो रहा है किसी का। हमें गर्व है कि हमने भ्रष्टाचार का पूरा वातावरण देश में बनाया। हमें गर्व है कि हमने एक मुद्दे को उठाया और उसके ऊपर अन्ना जी काम कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूं, उससे ये 1000 ने लाख गुना बड़ा मुद्दा है काला धन, क्योंकि इससे तो पूरे देश और दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी लोबियां सब हिलने वाली, बिल्कुल, और ढहने वाली। आप आंदोलन करने वाले 2012 में। 2012 में आपका आंदोलन शुरू होगा कब? 2000 के शुरू में शुरू हो जाए। ये दिसंबर 2011 है, अगले महीने ही शुरू हो जाए। हाँ, उसके 2-3 चरण होंगे। तो पहले चरण में जनमत संग्रह चलेगा, जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है काले धन और भ्रष्टाचार को लेके। फिर चुनाव से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले अलग अलग जगह अनशन और आंदोलन होगा। भारतीय राजनीति का 3 मुद्दों पर ध्रुवीकरण तो हो गया, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था पर परिवर्तन, व्यवस्था में सुधार। लेकिन अब प्रोसीजर की बात आनी चाहिए, तो हम प्रोसीजर के ऊपर काम करेंगे सेकंड चरण में। फिर उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से और अपोजिशन से, और हम तो कहते हैं रूलिंग पार्टी से भी हम जो है सहमति लेंगे, और सहमति लेने के बाद फिर उसको क्रियान्वित करेंगे। तो 3 चरण होंगे। पहले मुद्दा बन गया, दूसरा अब उसके ऊपर जनमत संग्रह और जो है एक सहमति बनाने का काम, तीसरा फिर उसको क्रियान्वित करने का काम। तो ये अब ये चरणबद्ध तरीके से काम होगा और देश का हक देश को हम दिलाएंगे। देश का हक आप देश को दिलाएंगे। लेकिन संकोच में पड़े। नहीं, मैं संकोच में नहीं पड़ा। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि एक और अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है, दूसरी ओर आपका आंदोलन चलेगा। ये जो सरकार है किसका किसका सामना करेगी? आप दोनों ने क्या ये रणनीति बनाई है कि अन्ना हजारे एक ओर से फायर करेंगे, दूसरे ओर से बाबा रामदेव फायर करेंगे और सरकार को गिराएंगे 2014 के पहले? देखिए, ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार वाला मुद्दा हमने अन्ना जी के लिए छोड़ दिया है, हम उसमें समर्थन लोकपाल का मुद्दा उनके लिए है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए छोड़, काला धन वाले मुद्दे को हम पूरे जोर से उठाएंगे। ये तो साफ हो गया कि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले नहीं, हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वही तो समझ गए मैं। सरकार उसके साथ में खड़ी होगी तो उसके खिलाफ होगा। तो इसका मतलब विपक्ष जो है वो आपके साथ होगा? अरे विपक्ष क्यों, यूपीए भी साथ में है। कांग्रेस छोड़कर यूपीए की बाकी पार्टियां भी साथ में है। ये तो खास बात बता रहा हूं आपको। तो ये तो अब क्या होगा भारतीय राजनीति में, ये भविष्य के गर्भ में जरूर है, लेकिन उसकी आहट अभी आप सुन सकते हो और एक बहुत बड़ी क्रांति का जो पूर्व संकेत है उसको आप देख सकते हो कि इस अब भारतीय राजनीति एक बहुत अलग दिशा में जाएगी और वो देश के लिए शुभ होगा। स्वामी जी, ये सारा जो आंदोलन आप कर रहे हैं उसके बाद एक सरकार तो बन जाएगी। मानो कि ये सरकार गिर गई और दूसरी सरकार बन गई, वो सरकार तो आपकी दोस्त होगी। अगर उन्होंने कहा स्वामी जी अभी आइए, हमारे सरकार में आइए, हमारे सरकार के दोस्त बनिए, जैसे कि मैं पूछ रहा हूं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी स्वामी जी थे, वो इंदिरा गांधी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी के सरकार में तो आध्यात्मिक गुरु थे। वैसे आपको कहा विपक्ष के सरकार ने कि आप भी आध्यात्मिक गुरु बन जाइए,
क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक पार्टियां मुझे क्या बनाएंगी? मैं तो जो देश के लिए, लोगों के लिए हूं, पहले ही हूं। देश के लोग मुझे योग गुरु माने, आध्यात्मिक गुरु माने, जो आयुर्वेद गुरु माने, जो भी माने, देश के लोगों को मानना है वो मुझे मानते हैं। तो मुझे कोई पदवी किसी से नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। आपको कुर्सी भी नहीं चाहिए? न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न साम्राज्य चाहिए। शेरविंद की भाषा में, हम तो भीतर के सिंहासन पर, हम तो भीतर के साम्राज्य, भीतर के स्वराज्य में रह करके खुश हैं। अपना धर्म निभा रहे हैं, बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे स्पष्टता के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा मानता हूं कि देश में, क्योंकि मैं जिस प्रदेश में पैदा हुआ तो प्रदेश ही छोटा है, सबसे ज्यादा शायद मुझे प्यार करने वालों की संख्या महाराष्ट्र में है। और यहां वो आस्था की पराकाष्ठा, विश्वास और पराक्रम की भी पराकाष्ठा है। मैं एक बार पुनः अभियान के सभी दर्शकों को भी, सभी मराठी भाई बहनों को भी बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। बाबा रामदेव यांची ही पहिलीच मुलाखत आहे IBN लोकमतवरची आणि अतिशय स्पष्टपणे, खुलेपणाने ते बोलले आहेत. पुढे काय करणार आहे ते सांगितलंय. विसरू नका, पुढची 2 वर्ष खूप कसोटीची आहे. बाबा रामदेव सुद्धा आता मैदानात उतरणार आहे अण्णा हजारे यांच्या बरोबरीने, आणि दोन्ही आंदोलनांचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे. धन्यवाद.